अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रैक्चर ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इसकी नॉर्मल एनाटमी। क्लेविकल को हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसको कहते हैं जी कॉलर बोन। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द अपर लिम्ब कौन सा हो सकता है, तो आपने बताना है जी क्लेविकल हो सकता है। अगर एग्जामिनर पूछे कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन बोन है जो फ्रैक्चर इजीली हो सकती है पूरी बॉडी में, फिर भी आपने दूसरा एमसीक्यू इसका आंसर क्या लगाना, क्लेविकल हो जाता है। और इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। और इसमें एक और एमसीक्यू आता है कि ये पूरी बॉडी में सिर्फ अकेली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। बाकी कुछ बोन्स होती हैं वो वर्टिकली भी लाई करती हैं, लेकिन ये स्पेशली बोन है जो क्या करती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली लाई करती है पूरी बॉडी में। ये इसका क्या है, दूसरा एमसीक्यूज। पहला क्या बता दिया, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। दूसरा क्या बता दिया जी, इजीली फ्रैक्चर हो जाती है पूरी बॉडी में, सबसे ज्यादा चांस इसी के होते हैं फ्रैक्चर होने के, और ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है क्लेविकल का? क्लेविकल का पता क्या काम होता है? देखें, स्टर्नम का एक पॉइंट होता है, स्टर्नम का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यूब्रियम बोलते हैं। क्लेविकल जाके अटैच होती है किसके साथ, मेन्यूब्रियम के साथ अटैच होती है। और किसके साथ अटैच होती है, हमारी दूसरा पार्ट किस क्या होता है कि ये जाके अटैच होती है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट के साथ। ठीक है, जो किसके साथ जोड़ता है, इसको स्कैपुला के साथ जोड़ता है, किसको, क्लेविकल को। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अगर तो एग्जामिनर पूछे मीडियली किसके साथ जुड़ी होती है, तो आपने बताना जी ये मेन्यूब्रियम के साथ जुड़ी होती है, पहला एमसीक्यूज। अगर एग्जामिनर पूछे जी लेटरली किसके साथ जुड़ी होती है क्लेविकल, तो आपने बताना है जी एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो गया, 2 से 3 एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं आगे कि आगे क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी कॉजेज है जिसके अंदर क्या हो सकता है, हमारी क्लेविकल फ्रैक्चर कर सकती है। बच्चों ये सारी बातें आपकी बुक पे नहीं लिखी, उसने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल मेंशन किया हुआ है। आपने यहाँ पे लिखना है कि फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, नंबर 1 इंपॉर्टेंट कॉज, ये आपने जरूर बतानी है। हर हर फ्रैक्चर में आपने अपर लिम्ब के फ्रैक्चर में फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड जरूर बतानी है, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कोलेस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये भी यहाँ पे लिख लीजिए, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड 87% केसेस में यही होता है। और का क्या हो सकता है, डायरेक्ट हिट हुई है कोई चीज, सीधी आगे कोई लगी है आपकी बाजू पे, उसकी वजह से भी क्लेविकल पे लगी है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आपकी क्लेविकल नीचे लगी है, तब भी फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं इस पेशेंट के अंदर। अब क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? क्लिनिकल फीचर जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्या क्या हो सकते हैं, पेन हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकता है। ये सारे आपने बताने हैं। इसमें ना एक स्पेसिफिकली सा एक ना क्लिनिकल फीचर मैं आपको बता दूं जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, जो मेंशन करता है क्वेश्चन में। वो कहता है जी टेंटिंग ऑफ स्किन हो जाती है। टेंटिंग ऑफ स्किन का मतलब ये है कि जैसे टेंट नहीं जैसे होते, सेम वैसे स्किन अंदर की तरफ वो चले जाती है। साथ वो कह देगा जी पेन भी है, डिफॉर्मिटी भी है, डिसफंक्शन भी है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, कौन सा फ्रैक्चर है, ये भी पूछ सकता है। तो आपने बताना जी ये क्लेविकल का फ्रैक्चर है। ये आपका कितने हो गए, 4 एमसीक्यूज हो गए। यहाँ पे ये कोई बात नहीं मेंशन, ये आपने लिख लेनी। एक क्लिनिकल फीचर में से बता दिए, 2 कॉजेज में से बता दिए, और 3 वैसे मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए, वो भी लिख लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी वजह से टेंडरनेस भी होगी, ब्रूसेस भी बनेंगे वहां पे स्पेसिफिकली क्लेविकल पे, और लॉस ऑफ मूवमेंट भी हो जाएगी। फिर है ऑलमंड क्लासिफिकेशन। ऑलमोड क्लासिफिकेशन में आपको ये मैं बता दूं कि ऑलमोड क्लासिफिकेशन क्या होती है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है। बच्चों ये सारी बातें ना आपकी बैलेंस एंड लव पे लिखी हुई है, मैंने वहां से देखी हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलमंड क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपने ये बताना है कि क्लेविकल के ना बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ना एक रफ सी क्लेविकल ऐसे बना देता हूँ। ये देखें, ये क्लेविकल है, ये इसका मीडियल पार्ट है ये वाला, और ये कौन सा है, लेटरल पार्ट। मीडियल किसके साथ अटैच होगा, हमारे मेन्यूब्रियम के साथ अटैच होगा। लेटरल किसके साथ होगा, हमारे एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट के साथ अटैच होगा। इसके ना बच्चों 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको 3 में डिवाइड करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड 3। ये सबसे हो गया कौन सा, मिडिली पार्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये इसका मिडल पार्ट हो गया। और ये कौन सा इसका पार्ट हो गया, ये इसका लेटरल पार्ट हो गया। 3 पार्ट बन गए इसके। अब एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फ्रैक्चर। ये 1/3, ये मीडियली भी 1/3, और लेटरल भी क्या है, 1/3 ही होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये इसकी क्या है, कंप्लीट ऑलमोड क्लासिफिकेशन। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ऑलमोड क्लासिफिकेशन, तो आपने उसको बताना है कि इसको 3 में डिवाइड किया उसने, मिडिल, मिडल और लेटरल, सबका 1/3 1/3 1/3 पार्ट बनाना है। अगर एग्जामिनर पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द फ्रैक्चर, तो आपने बताना है जी मीडियली।
मीडियली सबसे ज्यादा ये क्या करती है, फ्रैक्चर करती है। कितने परसेंट, 80% मीडियली फ्रैक्चर होती है। और मीडियली भी क्या होती है, 1/3। ऐसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। या एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि बच्चों मीडियली 2/3, आपने ये भी आंसर लगा देना है कि जी 2/3 भी हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कि अब वो 2/3 कैसे हो सकती है। मिडल प्लस मीडियल दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। दोनों के 1/3 थे ना, 1/3 दोनों के ऐड करो तो दोनों क्या बन जाएंगे, 2/3 बन जाएंगे। इसीलिए एग्जामिनर ने क्या लिखा होगा कि मीडियली 2/3 में उसने उसको डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, फिर आपसे पूछ लेगा बताएं जी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा, फिर भी आपने इसके अंदर ये बताना है। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑल मोड क्लासिफिकेशन, ये आपने याद रखनी है। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है व्हाट इज ऑल मोड क्लासिफिकेशन, आपने ये भी जरूर बतानी है इस पेशेंट के अंदर। ये सारे इसके क्या थी, नॉर्मल एनाटॉमी भी थी और कुछ फ्रैक्चर के मैंने पॉइंट भी आपको बता दिए जो कि आपकी बुक पे बिल्कुल नहीं लिखे हुए, सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं। यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा, ये वाले पॉइंट सारे लिख लीजिएगा बुक पे अपनी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल। मोस्ट लाइकली किस पेशेंट के अंदर हो सकता है, ये मोस्ट लाइकली फीमेल्स के अंदर होता है एज कम्पेयर टू मेल के अंदर। ठीक है, और इसके ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेटरल, एक कौन सा होता है मीडियल। अगर तो मीडियली फ्रैक्चर हो गया ना तो हम इटसेल्फ उस पेशेंट के अंदर, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, स्लिंग लगा देंगे। स्लिंग आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, हील कर देगी ना, तो उसको बोन को क्या करेगी, हील कर देगी। स्लिंग मैंने आपको बताई थी ना क्या होता है, कि जो हम प्लस्तर लगा देते हैं ना, नॉर्मल वर्ड में कास्ट बोल दें या इसको इंग्लिश में स्लिंग या कास्ट एक ही चीज है। 3 से 6 हफ्ते तक उस पेशेंट के अंदर लगाएंगे और इटसेल्फ वो क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। अगर तो कौन सा फ्रैक्चर है, मीडियल वाला फ्रैक्चर है। अगर तो बच्चों लेटरल वाला फ्रैक्चर है ना, तो इस केस में पता क्या करना है, हमने ओपन रिडक्शन करनी ही करनी है इस पेशेंट के अंदर, खोल के इसको ठीक करना है। या तो हम इसमें के वायर्स लगा देंगे इस पेशेंट के अंदर, या स्क्रू या नेल डाल देंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ओपन रिडक्शन जरूरी है। अब आप यहां से पूछ सकते हैं जी हम इस पेशेंट के अंदर लेटरल वाले में ओपन रिडक्शन क्यों करेंगे, मिडिल वाले में क्यों नहीं कर सकते। उसकी रीजन यह है कि लेटरल में ओपन रिडक्शन हमने इसलिए करनी है क्योंकि अगर तो लेटरल का फ्रैक्चर होता है, लेटरल क्लेविकल फ्रैक्चर करती है, तो इसमें हमारा एक्रोमियो क्लेविक्यूलर ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, और जब भी किसी भी ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट फ्रैक्चर करता है, उस केस में हम हमेशा ओपन रिडक्शन ही करते हैं, क्लोज रिडक्शन नहीं करते। क्लोज से वो को क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनियन ही रहेगा। इसीलिए उस पेशेंट के अंदर हम क्या प्रेफर करेंगे, ओपन रिडक्शन प्रेफर करेंगे। ये आपने जरूर बात यहाँ पे लिख लेनी और ये एमसीक्यूज आती ही आती है। ठीक है, लेटरल के केस में हमने क्यों ओपन रिडक्शन करनी है, ये सारे मैंने आपको क्या बता दिए, इसके इंपॉर्टेंट फीचर बता दिए। और इस केस में भी करनी है अगर तो उसकी न्यूरोवेस्कुलर इंजरी हो गई है, वो उसका आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, क्लेविकल डैमेज हुई, वेसल डैमेज हुई, फिर भी हमने क्या करना है, उस पेशेंट की वेसल भी रिपेयर करनी है ओपन करके, साथ उसके ओपन रिडक्शन भी हमने जरूर करनी है उस पेशेंट के अंदर। समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम ओपन रिडक्शन प्रेफर करते हैं। तो आपने बताना है जी एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट की जब इन्वॉल्वमेंट होगी, लेटरली फ्रैक्चर होगा तब भी कर सकते हैं, या उसकी क्या हो, न्यूरोवेस्कुलर इंजरी हो तब भी कर सकते हैं। ये सारा था फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। इसको मैं अब एक दफा आपको बुक से रीड आउट करा देता हूं। यहाँ पे बच्चों कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आपने लिखना है तो ये सारी चीज अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल आर द कॉमन एंड द मेल आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द फीमेल। मैंने आपको फीमेल बताई थी लेकिन मेल ज्यादा अफेक्टेड होता है। मोस्टली फ्रैक्चर इन्वॉल्व द मिड शाफ्ट ऑफ द बोन। मिड शाफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पे मीडियल और मिडल दोनों को इन्वॉल्व कर दिया इसने, क्योंकि क्या बना रहा था, 2/3 बना रहा था। समझ आ गई। फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल में रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट, जो मैंने आपको वो बात बताई है। इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर क्या प्रेफर करेंगे, ओपन रिडक्शन ही प्रेफर करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाकी सारे इसमें ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन वगैरह हर चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेजोरिटी ऑफ द केसेस ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर कैन बी मैनेज नॉन ऑपरेटिवली विद द लिम्ब रेस्टेड इन ब्रॉड आर्म स्लिंग लगाते हैं 3 से 6 हफ्ते के मतलब के लिए, और उसके अंदर क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन कर देते हैं और इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं इस पेशेंट के अंदर। और उसने कहा कि ओपन फ्रैक्चर हम किस में प्रेफर करते हैं, न्यूरोवेस्कुलर इंजरी के अंदर। वो सारी वही बातें बता दी जो मैंने आपको बताई हुई थी इस पेशेंट के अंदर। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, वो है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। कि हमारी अगर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा तो उस पेशेंट को हमने कैसे ट्रीट करना है। देखिए सबसे पहले
जब भी हमारा एंटीरियरली क्या करेगा, शोल्डर डिसलोकेट करेगा, ये वो अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। तो इसने जाके किसको डैमेज करना है, ग्लिनाइड कैविटी को डैमेज करना है। अब ग्लिनाइड कैविटी क्या होती है, देखें बच्चों, ये फॉर एग्जांपल एक ये ऐसे ह्यूमरस है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है, इसने जाके जिसके अंदर लगना होता है ना, स्कैपुला के अंदर यहाँ पे कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लिनाइड कैविटी बोलते हैं। जब भी एंटीरियरली ह्यूमरस डिसलोकेट होगी, ऐसे नीचे आई, इसने जाके डैमेज कर दिया कि इसको ग्लिनाइड कैविटी को डैमेज कर दिया। जब ग्लिनाइड कैविटी डैमेज होगी तो इस पेशेंट के अंदर हम स्पेसिफिकली मेडिकल टर्म यूज करते हैं कि बेनकार्ड लीजन होगी। एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट इज बेनकार्ड लीजन, तो आपने बताना है कि हमारी ह्यूमरस एंटीरियरली डिसलोकेट करके उसने जाके डैमेज कर दिया किसको, हमारी ग्लिनाइड कैविटी को, ग्लिनाइड लैब्रम को डैमेज कर दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं जी, बेनकार्ड लीजन बोलते हैं। उसने यहाँ पे लिखा है डिसलोकेशंस फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द डैमेज टू द ग्लिनाइड लैब्रम, इसको हम क्या बोलते हैं, लैब्रम, बेनकार्ड लीजन भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज आता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। हमने इसको ट्रीट ऐसे करना है, सबसे पहले तो हमने इसको क्लिनिकली, अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने ट्रीट करना। अब क्लिनिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके ना बच्चों 3 मेथड होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होते हैं कूचर्स मेथड्स, नंबर 1, और यही क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछते हैं। नंबर सेकंड पे आता है हिपोक्रेटिक मेथड, और उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड आता है यहाँ पे, हैंगिंग आर्म और ग्रेविटेशनल मेथड। आगे मैं इसको आपको इसकी वो भी दिखाता हूँ, डायग्राम भी दिखाता हूं। अब कूचर मेथड वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, कूचर मेथड वाले पेशेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि ट्रैक्शन क्या होता है, कि थोड़ा सा उसको क्या करना, पुल करना ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल पे उसको फ्लेक्स करके उसको क्या करना, साथ ट्रैक्शन देना। सबसे पहले हमने क्या करना, हमारे पास एक शोल्डर डिसलोकेशन का पेशेंट आया, सबसे पहले की उसकी ट्रैक्शन, खींच के उसको सीधा किया, फिर इसकी क्या करनी है, एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, बाहर की तरफ उसकी मूवमेंट करेंगे बाजू की, शोल्डर डिसलोकेट वाले पेशेंट के अंदर। और इस केस में पेशेंट चीखे मार होता है, उसको इतनी ज्यादा पेन हो रही होती है, साथ उसके हम क्या करेंगे, एडक्शन। अब एडक्शन पता क्या होता है बच्चों, पहले हमने बाजू बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेट की, फिर हम उसकी बाजू अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, एडक्शन करेंगे और फ्लेक्स करेंगे किसको, अक्रॉस द चेस्ट, इसको फ्लेक्स करेंगे बाजू को, शोल्डर को, ताकि अपनी जगह पे नॉर्मल जाके बैठ जाए। फिर हमने क्या करनी है, रोटेशन करनी है पूरे बाजू की, इंटरनली रोटेट कराना है, क्योंकि वो कहां पे चला जाए, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे चला जाए। कूचर मेथड में सबसे पहले क्या करना है, ट्रैक्शन देनी है, एक्सटर्नल रोटेशन करानी है, एडक्शन करनी है और रोटेशन करनी है उस पेशेंट के अंदर। ये 4 मेथड एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लिनिकली में काफी केसेस आते हैं इसके। नंबर सेकंड में क्या करते हैं कि हम हिपोक्रेटिक मेथड यूज करते हैं। हिपोक्रेटिक मेथड के अंदर ये होता है कि पेशेंट को बेड पे लेटाते हैं या ग्राउंड पे लेटाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं। अगेन ट्रैक्शन देके उसके बाजू खींचते हैं और एक्सटेंड करते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल जगह पे दोबारा वापस चली जाए। ठीक है, दिस इज नोन एज हिपोक्रेटिक मेथड। फिर उसके बाद जो थर्ड मेथड करते हैं वो है ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड में होता है कि कोई ना कोई चीज साथ ना बांध के लटका देते हैं उस पेशेंट की, ताकि सैंड बैग होता है जो उसके बाजू के साथ बांध के लटका देते हैं। जब वो लटकता रहता है तो नॉर्मल जो होता है, अपनी ह्यूमरस बोन होती है, वो दोबारा अपनी किधर चले जाती है, शोल्डर जो डिसलोकेट हुआ होता है वो दोबारा जाके ग्लिनाइड लैब्रम और जो ह्यूमरस होता है वो आपस में जुड़ जाता है। दिस इज नोन एज हैंगिंग मेथड। शायद उन्होंने आगे दिखाया हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हैंगिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि पेशेंट के क्या करते हैं, सैंड बैग होता है उसको लटका देते हैं, और वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो उसका शोल्डर है उसको अपनी नॉर्मल जगह पे वापस ले जाता है। दिस इज नोन एज हैंगिंग मेथड। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर एग्जामिनर पूछे ऐसी कौन सी नर्व है, विच नर्व इज डैमेज इन, विच नर्व इज डैमेज इन शोल्डर डिसलोकेशन, तो बच्चों आपने यहाँ पे इसको आंखें बंद करके आंसर क्या लगाना है, एक्सिलरी नर्व। और एक्सिलरी नर्व क्या करवाती है, 90 डिग्री तक हमारी मूवमेंट करवाती है। कहां से लेके, हमारी 15 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमारी बाजू की मूवमेंट करवाती है। एग्जामिनर मेंशन कर देगा शोल्डर इसकी लोकेशन का पेशेंट आया हमारे पास, उसकी जो मूवमेंट है वो 15 से लेके 90 डिग्री तक नहीं हो रही, विच नर्व इज डैमेज इन दैट केस। तो आपने क्या आंसर लगाना है इसका, एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है।